नमस्कार विद्यार्थियों, आ जाइए एक बार और आपकी 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स की वीडियो अपलोड हो रही थी। मैंने एक प्रश्नावली की वीडियो आपको बेसिक समझाया था एक प्रश्नावली के बारे में, और अब मैं आपकी जो पुरानी बुक थी उसमें ये 1.2 के नाम से थी, 1.1 हट चुकी है आपकी लास्ट ईयर से, जो आपका 30% सिलेबस कम हुआ था। और अब जो है आपकी नई एक्सरसाइज ये 1.1 है, जो 1.2 पुरानी बुक्स में है, उसको मैं चालू करा रहा हूं। और उसके पहले प्रश्न के जो आपका सवाल है, यहां निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो, उसको कराएंगे। थोड़ा सा क्या है कि स्कूल है अपना खुद का, इसलिए समय नहीं मिल पाता। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्कूल के साथ साथ डेली आपको वीडियो उपलब्ध हो। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और लगातार अनवरत रूप से मेहनत करते रहिए। मैथ्स में आप यदि मेरे साथ बने रहेंगे कंप्लीट, जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे तब तक मैं गारंटी लेता हूं आप अधिक से अधिक रफ कार्य कीजिए मैथ्स में, और मेरे साथ साथ बने रहिए। आपके 100 में से 100 नंबर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैथ्स में नंबर कटते ही नहीं है यदि आप पर सवाल आता है तो। अब सवाल कैसे आएगा वो हम समझेंगे। देखो, मैं बात कर रहा हूं यहां पर अभाज्य गुणनखंडों की। तो अभाज्य गुणनखंडों में पहला जो सवाल है वो है 140। पहला सवाल क्या है? 140। अब आपको 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखो, मैंने वैसे बता रखा है कि यदि इकाई का अंक, ध्यान दीजिए मेरी बात का, यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये कोई सम संख्या हो तो 2 का भाग जाता है, और इकाई का अंक 0 या 5 हो तो किसका भाग जाता है? 5 का भाग जाता है। ठीक है, तो देखो हम बात कर रहे हैं यहां पर 140 के अभाज्य गुणनखंड की। तो सबसे पहले इसमें हम अभाज्य संख्या, इनका नाम अभाज्य गुणनखंड क्यों है? क्योंकि हम प्रत्येक गुणनखंड जो हमारा निकलेगा यहां पर वो कंप्लीट अभाज्य संख्या आएंगी, अभाज्य नंबर आएंगी। कोई भी भाज्य संख्या नहीं हो सकती। यदि भाज्य संख्या है तो फिर ये गुणनखंड अभाज्य आपका है ही नहीं। बात ध्यान में आ रही है मेरी समझ में? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो देखो 2 का भाग जा रहा है, 0 है तो 2 का भाग देंगे, 2 7 14, 2 का यहां देंगे भाग, तो 2 35 70। फिर देखो इकाई का अंक कितना है? 5, तो भाग कितने का जाएगा? 5 का, और कितनी बार? 7 बार, और फिर हो जाएगा 7 एकम 7। तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो है 2 × 2 × 5 × 7। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो, मैथ्स में एक नियम है कि यदि आधार समान है तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो आप देखिए 2 की ये 1 घात और 1 घात, 2 की घात कितनी हो गई? 2 × 5 × 7। ये हो गई किसके गुणनखंड? 140 के। दूसरा आपका सवाल है 156। क्या है प्यारे बच्चों? 156। 156 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखो, इकाई का अंक जब तक सम संख्या होगा तब तक 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग इसमें देंगे, 2 7 14, 1 बचा यहां, तो फिर 2 8 16। फिर देखो इकाई का अंक सम संख्या है, 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18। अब इकाई का अंक सम संख्या नहीं है, इकाई का अंक क्या है? एक विषम संख्या। विषम संख्या आते ही आप क्या करेंगे, या ध्यान दीजिए, इन दोनों अंकों का योगफल 9 और 3 12, और 12 को यदि आप जोड़ोगे तो 2 और 1 3, यानी खुद के अंकों का योगफल यदि 3 से भाज्य, इनके अंकों का योगफल यदि 3 से भाज्य है तो ये संख्या भी 3 से क्या होगी? भाज्य होगी। ये नियम आपको पता होना चाहिए। 3 एकम 3 और 3 3 9, और फिर देखो 13 का भाग जाएगा। भाग ये कब पता लगता है हमको कि अब किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा? ध्यान रखना, इधर यदि कोई अभाज्य संख्या आ जाती है तो उसमें खुद का ही भाग जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है कि खुद का और एक के अलावा यदि अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा तो वो संख्या अभाज्य होगी। तो ये हो गए इसके 156 के गुणनखंड, 2 × 2 × 3 × 13। यदि मैं इनको लिखूं तो देखो 2 की घात कितनी हो गई? 2, 1 और 1 2 × 3 × 13। ये किसके गुणनखंड हो गए? ये हो गए 156 के। उसी प्रकार से आपको मैं और बताऊं
देखिए अगले जो सवाल हैं हमारे, आप वीडियो को पॉज करके आराम से उतार सकते हो। तीसरा सवाल है 3825। अब 3825 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखो एकाइक अंक, मैंने अभी बताया आपको जस्ट विद इन 1 मिनट पहले कि यदि एकाइक अंक 0 या 5 है तो उसमें 5 का भाग जाएगा। तो देखो 5 का भाग देंगे इसमें, देखो 3 में भाग जाने का 38 में देंगे, 5 7 35, कितने बचे 3, 5 6 के 30, कितने बचे 2, 5 25। फिर एकाइक अंक 5 है तो फिर भाग देंगे, 5 एकम 5, 6 7, कितने बचे 2, 5 25, कितना बचा 1, 5 3 15। अभी भी देखो आप यहां पर 5 का नहीं, 5 और 3 8 और 1 9, यहां पर आप देखो 3 का भी भाग जा सकता शुरू में, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। तो आप डायरेक्ट यहां पर बोले 3 का भी भाग सकते हो, यहां दे सकते हो। वैसे सबसे छोटी संख्या का देते हैं तो आप ऐसा करो, पहले इसमें 3 का भाग दो। पहले किसका भाग देंगे तो देखो इसके अंकों का योगफल 5 और 2 7, 7 8 15, 15 और 3 18। वैसे देखो भाग 5 का भी जा सकता है, इकाई अंक कितना है 5, लेकिन अंकों का योगफल यदि 3 से भाज्य है तो 3 का भाग देंगे। तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितने बचे 2, 3 7 21, कितना बचा 1 और 3 पंजे 15। फिर 3 का भाग जाएगा, देखो 7 5 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। अब 15 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से भाज्य है तो वह संख्या भी 3 से क्या होगी भाज्य होगी। देखो 3 चौका 12, फिर 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। देखो 5 और 4 9 और 2 11। अब 3 का भाग नहीं जा रहा क्योंकि अंकों का योगफल 3 से भाज्य नहीं है। अब जब अंकों का योगफल 3 से भाज्य नहीं है तो आप फिर इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक क्या है 5। इसका मतलब यदि इकाई का अंक 0 और 5 है तो भाग किसका जाएगा 5 का। 1 8 40, 2 बचे और 55 25। फिर देखो 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, 3 5 7 35। अब भाग जाएगा बेटा 17 का, तो 17 एकम 17। तो ये हो जाएगी इसके गुणनखंड 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। यदि मैं यहां पर इसको लिखूं तो 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2, आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाती हैं, इंटू 17। तो ये हो गया आपका, ठीक है। उसी प्रकार से अब अगला सवाल देखो, 5005। अगला क्या सवाल है बेटा 5005। अब इसके अपन गुणनखंड करेंगे। 5005 के यदि गुणनखंड करेंगे तो देखो ये हो जाएगा, इसमें 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब देखो आप इसमें किसका भाग जा रहा है, इनके अंकों का योगफल देखो आप, इनके अंकों का योगफल देखो, अंकों का योगफल क्या है। अंकों का योगफल भी नहीं पता आपको, ठीक है। 1 और 1 2 होता है और 2 में किसका भाग जाता है ये आप देखो। यदि आपको ये भी नहीं पता तो आप फिर इस संख्या में भाग देकर के देखेंगे कि किस प्रकार से किसका भाग जा रहा है। अरे मेरी बात समझ में, आपने 5 का भाग दे दिया तो 1001 आ गया। उसके बाद में आप फिर किसी एक संख्या का भाग देकर देखेंगे। देखो 5 से छोटी संख्या का तो जाएगा नहीं। अब अरे मेरी बात समझ में, एक तो गर्मी बहुत पड़ रही है। देखो 6 का भाग इसमें, 6 का भाग इसमें जाएगा नहीं क्योंकि देखो 6 एकम 6 4 बचे, 6 9 36, फिर 4 बचेंगे वो 41 हो जाएगा। 7 का देकर देखो, 7 का भाग इसमें 7 एकम 7 3 7 चौक 28 बिल्कुल जाएगा, 7 का भाग जाएगा। 7 एकम 7, कितने बचा 3, 7 चौक 28, कितने बचे 2 और 7 3 21। अब देखो 143। अब किसका भाग देंगे 143। अब 7 का भाग इसमें जा नहीं रहा फिर भी, क्योंकि 7 दूनी 14, फिर 3 बच रहा है। 8 का भी इसमें नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा और 10 का तो किसी भी हालत में नहीं जाएगा। 11 का देखो, 11 एकम 11, 12 13 14, 11 का भाग नहीं जा रहा। 11 का देखो, 11 एकम 11, 3 बचे बिल्कुल जा रहा है, 11 3 33। अब 13 का दे लो तो 13 एकम 13। तो इसके गुणनखंड हुए बच्चों 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। आ रही मेरी बात समझ में, बताओ
यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? ये गुणनखंड हो सके 5, 7, 11 और 13। अब देखो आपका एक और सवाल है 7429। इसी वीडियो में इस पूरी प्रश्नावली को हल करने की कोशिश करेंगे हम कंप्लीट। तो देखो 7429 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें सबसे पहले किसका भाग जाएगा? देखो इकाई का अंक सम संख्या नहीं है ना, 0, 5 वो भी नहीं है, 5 का भाग भी नहीं जा रहा। अंकों का योगफल करके देखो, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, और 22 का खुद अंकों का योगफल कितना होता है? 4, 4 में तो भाग नहीं जाता, 9 का भी भाग नहीं जाता 22 में, तो इसमें किसका भाग देंगे? देखो 10 का भी इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि 10 के लिए भी 0 चाहिए, इकाई अंक में क्या चाहिए? 0। इसका मतलब अब इसमें मेरे सम है, किसी सम संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो विषम संख्या का जाएगा। और विषम संख्या भी कोशिश करना कि 6, देखो विषम संख्या 9 भी होती है, 9 का भाग नहीं जा रहा। अब अभाज्य संख्या देखो आप, 9 से बड़ी अभाज्य संख्या कितनी है? 11, तो 11 6 66, 66 और फिर उसके बाद में नहीं जाएगा बिल्कुल। 13 का देखो, 13 पंजे 65, 3 6 78, 65 65 9, 13 7 91 92 नहीं जाएगा। उसके बाद में 15 का यदि हम देखते हैं तो 15 का भाग भी नहीं जा रहा इसमें। 17 का देखो आप, 17 का इसमें हम भाग देकर देखेंगे तो देखो 17 दूना 34, 17 3 51, 17 चौका 68, ठीक है 68 हो गए। कितनी भाग बार गया? 4 बार गया। अब 68 में से बचे कितने? 6 बचे। 17 तिया 51 और 17 चौका कितने होते हैं? 68। अब 62 में से कितने घटेंगे प्यारे बच्चों? 51, तो ये कितने बचेंगे? 11, तो 11 बचे, ये कितने हो गए? 119। और 17 सत्य कितना होता है? 119। कितना होता है? 119। इसका मतलब इसमें भाग किसका गया? 17 का। अब 17 का देखो, 17 दूना 34, अब 34 और इसमें 9 बचे, 97 होगा, फिर भाग नहीं जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अब इसमें 17 का भाग नहीं जाएगा। अब 17 के बाद में किसी और संख्या का यदि आप भाग दोगे तो वो है 19। 19 आ जाओ, 19 दूना 38, देख लो भाग चला जाता है तो 38 के बाद में कितना बचा? 5, 19 या 57। अब 23 अभाज्य संख्या आ गई, इसका मतलब अब 23 का ही आएगा। आगे बात समझ में? तो ये हो गया इसके गुणनखंड 17 इंटू 19 इंटू 23। बता कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब में कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ आप, ये हो गया आपका पहला सवाल कंप्लीट। और अब जो आपका अगला सवाल है वो है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम क्या जांच करना है आपको। दूसरा जो सवाल है एक तो एचसीएफ और एक एलसीएम, एक तो इनकी जांच करनी है और दूसरा इसकी जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि इसकी भी जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अरे मेरी बात समझ में? तो इसको कैसे हल करेंगे आप? पहला जो सवाल है इसका 26 और 91, 26 और 91। अब एक प्रमेय होती है प्यारे बच्चों कि प्रथम दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो आपने ये संख्या ली है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आता है। प्रमेय क्या किसे कहते हैं? प्रमेय कुछ नहीं, प्रत्येक सार्वभौमिक कथन क्या कहलाता है? प्रमेय कहलाता है। मैं आपसे बोल दूं अभी आगरा में ताजमहल है, अब वास्तव में आगरा में ताजमहल है, तो ये एक प्रमेय है, अपने आप में एक सत्य कथन है। तो प्रत्येक आपकी की हुई, आपकी जुबान से बोली गई प्रत्येक सत्य बात एक प्रमेय का रूप धारण करती है। आ रही मेरी बात समझ में? उसी प्रकार से यह भी एक प्रमेय है। वास्तव में प्रथम दोनों संख्याओं गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, यह सत्य बात है, इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं? प्रमेय बोल रहा हूं। अब आप इसको पहले इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे, फिर क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम। तो मेरी बात सुनो आप, इनका अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं 26 का। तो 26 का वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब 26 के अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग जाएगा 13 बार और 13 का भाग जाएगा 1 बार, तो अपन यहां लिख सकते हैं इसके 26 के अभाज्य गुणनखंड। किस प्रकार से लिखेंगे? 26 के अभाज्य
गुणनखंड। क्या लिखेंगे? 26 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 इंटू 13। ठीक है, फिर लिखेंगे 91 के अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? 91 के अभाज्य गुणनखंड। देखो साथियों, आ जाइए, अब 91 क्या करेंगे? तो इसमें 2 का भाग जा नहीं रहा, बोलो जा रहा है कि नहीं जा रहा? नहीं जा रहा। 2 का 3 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। तो इसमें किसका भाग जा रहा है? 91 में देखो 5 का भाग भी नहीं जा रहा, 6 का भाग भी नहीं जा रहा, 7 का भाग भी नहीं जा रहा। 7 का जा रहा है शायद, देखो 7 एकम 7, कितना बचा? 2, 7 के 21 और 13 का भाग देंगे फिर एक बार, तो इसके गुणनखंड हो गए 7 इंटू 13। कितने हो गए? 7 इंटू 13। अब इसका मुझे क्या ज्ञात करना है? एक तो एलसीएम और एक एचसीएफ। ध्यान देना, पहले मैं ज्ञात कर रहा हूं 26 और 91 का एचसीएफ। सुनो प्यारे साथियों, एचसीएफ क्या होता है? आपको कितनी भी संख्याओं का एक साथ कोई एचसीएफ या एलसीएम पूछे तो मेरी बात को आप नोट करना है। इसको अब मैं जब नोट करने की बोलता हूं, इसका मतलब बात को यदि ध्यान नहीं रहती तो बनी लिख भी लिया करो, ठीक है? क्योंकि ऑनलाइन व्यवस्था में समय की काफी अभाव होता है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी समस्या है। देखो 26 और 91 में अपन इनका यदि एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो पहले तो इनके गुणनखंड देखो, आराम से गुणनखंड देखिए और इन गुणनखंडों में ये देखिए कि इनमें कोई कॉमन है क्या? बताओ, 2 नीचे है क्या? 7 ऊपर है क्या? नहीं है। 13 नीचे है क्या? बिल्कुल है। यानी कि इनमें कॉमन है सिर्फ 13। अब जो कॉमन है वो होगा एचसीएफ। जो कॉमन है प्यारे बच्चों वो क्या होगा? इसका एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा? 13। अब मैं इसी का क्या ज्ञात करूं? एलसीएम। इन्हीं दोनों का क्या ज्ञात करूं? एलसीएम। तो एलसीएम देखो, तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? एलसीएम में क्या करना है? जो आपकी संख्या कॉमन है वो तो सिर्फ एक बार आएगी। ध्यान देना मेरी बात को प्यारे साथियों, जो आपकी संख्या कॉमन है वो तो एक बार आएगी और छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना कुछ नहीं है। तो इसका गुणा कर देंगे आपस में, ये हो जाएगा देखो 13 दूना 26, 26 इंटू 7, 7 6 42, 7 दूनी 14, 14 और 4 18। ये हो जाएगा बेटा 182। आगे बात समझ में? ये हो गया इसका क्या? एलसीएम। अब क्या करना है हमको? अब चेक करना है कि वास्तव में प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर पहली संख्या क्या थी हमारी? 26 इंटू 91। ये थी, ये पहली संख्या 26 और दूसरी क्या थी? 91। उसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे अब एलसीएम इंटू एचसीएफ या एचसीएफ इंटू एलसीएम, बात एक ही। 13 इंटू ये हो जाएगा देखो 26 इंटू 7, यही तो था, बताओ था कि नहीं? अब आप देखो 13 सत्ते कितने हो जाएगा? 91। तो 26 तो ये लिख दिया और 13 इंटू 7 इंटू कितना हो जाएगा? ये 91। बताओ 26 इंटू 91 ये था, 26 इंटू 91 ये था। आप चाहो तो इनका गुणा करके बराबर में लिख सकते हो और फिर डायरेक्ट आप 13 इंटू 182 करेंगे तो वही गुणा आएगा। आगे मेरी बात समझ में? इस प्रकार से लिख देंगे। आते हैं फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर 26 इंटू 91। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो संख्या कॉमन है वो एचसीएफ होगी और जो कॉमन है उसके बाद में शेष बची हुई संख्या उन सबको लिख दो, वो क्या हो जाएगा? उसका एलसीएम। और वास्तव में प्रथम दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपने भली बातें करके देख लिया। इसका दूसरा सवाल है आपका 510 और 92। आप इसका दूसरा सवाल जो है वो है 510 और 92। अब इस सवाल को यदि आप करेंगे तो देखिए किस प्रकार से होगा। तो आप पहले तो 510 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 510 के अभाज्य गुणनखंड देखो, इसके गुणनखंड करेंगे अपन और फिर नीचे करेंगे हम 92 के अभाज्य
गुणनखंड। देखिए, तो यहां पर अपन 510 के करेंगे, तो 510 के अवैध गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे? देखिए, इकाई अंक आपका 0 है, भाग तो इसमें 5 का भी जाएगा प्यारे साथियों, लेकिन अपन सबसे छोटी अवैध संख्या क्या होती है? 2 होती है, तो उसका देंगे। तो देखो, तो 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, कितना बचा? 1, 2 पंजे 10, 1, 2 पंजे 10, इकाई अंक 5 आ गया। अब 100% 5 का भाग जाएगा। तो देखो 55 25 और 5 एकम 5, अब किसका भाग जा रहा है? देखो, अब इसमें आप भाग देकर देखो, देखो 3 का भाग जा नहीं रहा, 4 का जा नहीं रहा, 5 का जा नहीं रहा, 6, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का भी नहीं जा रहा, 11 का भी नहीं जा रहा, 14 का भी नहीं जा रहा, 16 का नहीं जा रहा, क्योंकि 16 तो 48 होता है। आप देखो फिर 17 का जाता है, लेकिन कितनी बार जाता है? 3 बार। अरे यहां पर देखो आप, 3 का भाग भी जाएगा कितनी बार? 17 बार। तो आप चाहो तो देखो यहां पर भी दे सकते थे आप 3 का भाग इसमें, तो 3 8 कितना हो जाएगा? 24, कितना बचा? 1 और 3 पंजे 15, 8 5 कितना? 13। अब इसमें 5 का भाग दो, 5 एकम 5, 3 5 7 35, और अब 17 का भाग, 17 एकम 17। यदि भाग इस प्रकार से यहां पर आपको ऊपर ये रब कर रहे हैं, ऊपर नीचे लग जाता है, तो आप पहले से छोटी संख्या, उसके बाद मुझसे बड़ी संख्या, इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 17। ये हो गए किसके गुणनखंड? 510 के। अभी आपको यदि 92 के अभाज्य गुणनखंड लिखना पड़े, किसका? 92 का, तो आप 92 के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से लिखेंगे? 2 का भाग जाएगा, 2 चौका 8 और 2 छक्के 12, फिर 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और फिर कितना आ जाएगा प्यारे साथियों? 23 का। 23 क्या है? एक अभाज्य संख्या, इसका मतलब 23 के बाद में फिर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो 2 × 2 × 23। अब आपसे कोई पूछे फिर कि इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो, तो देखिए इनका 92 और 510 का एचसीएफ, उसी प्रकार से 92 और 510 का एलसीएम, इन दोनों को अपन ज्ञात करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे? अब गौर कीजिए, ध्यान दीजिए कि इन दोनों में कॉमन क्या है। देखो यहां कॉमन क्या है, आप इधर देखिए, ये 2 है, यहां पर ये है, बोलो है या नहीं? उसके बाद में कोई संख्या कॉमन दिख रही है आपको? नहीं दिख रही। देखो दूसरा 2 यहां नहीं है, 3 यहां नहीं है, 5 यहां नहीं है, 2 यहां नहीं है, 17 यहां नहीं है, 3 यहां नहीं है, इसका मतलब सिर्फ कॉमन 2 है। तो एचसीएफ क्या आएगा? 2। क्या आएगा? 2। एलसीएम ये कॉमन है, इसको तो एक ही बार लिखेंगे, लेकिन उसके बाद में देखो 3 5 17, 3 5 17, और फिर 2 × 23, ये कंप्लीट लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे सामने। अब आ जाऊं अब आप पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या लिखेंगे, तो यह हो जाएगा 510 × 92। ठीक है, उसी प्रकार से आप HCF इंटू LCM लिखेंगे, तो वो हो जाएगा इसका, दोनों संख्याओं का LCM और HCF का गुणा करेंगे। तो यहां पर अपन देखो HCF तो है अपना 2, और यहां पर इनका कंप्लीट गुणा करेंगे। अब देखो 2 × 3 × 5 × 17 × 2 × 23। अब आपको पता है कि 510 और 92 के रूप में है गुणनफल। तो देखो आप 17 तिया 51, ये देखो मैं जहां जहां निशान, थोड़ा दिमाग लगाया करो, एक्स्ट्रा एफर्ट जो होता है ना उसका यूज किया करो। इनका सबका गुणा करने से कोई मतलब नहीं है हमको। 17 तिया 51 हो गया, और ये हो गया 5 दूनी 10, यानी इनका गुणनफल 17 तिया 51 और 5 दूनी 10, ये हो गया आपका 510। बोलो हुआ या नहीं? अब शेष बची संख्या गुणनफल 92 आ जाएगा। देखो 23 दूना 46, और 46 का गुणा 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 92। शेष जो बची संख्या है 46 का दोगुना कितना होता है? 92 होता है। तो ये हो गया आपका HCF और
एलसीएम। अब बताओ बराबर आया नहीं आया? वो ही प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या है और वो ही नीचे एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है। मेरे हिसाब से आपको यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तीसरा सवाल है इसका प्यारे साथियों, 336 और 54। देखिए यहां अपन 336 और 54, ये लास्ट है। गर्मी लग रही है काफी, देखो बहुत है इतना, आगे कल करेंगे अभी सवाल, बस इसको करा देते हैं अपन। तो पहले तो 336 के अभाज्य गुणनखंड, इसी गर्मी के चक्कर में लगातार क्लास नहीं डल रही थी क्योंकि बहुत परेशानी होती है, इतनी सुविधा नहीं है कि इसमें एसी लगवा लें। सामान्य परिवार से बिलोंग है आपका भी मेरा भी, सुविधाएं मिल रही है आपको, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये आपको गारंटी दे रहा हूं मैं कि आप यदि मेरे साथ बने रहेंगे तो लगभग नवंबर दिसंबर तक आपकी जो अर्धवार्षिक एग्जाम होंगी तब तक मैं इस कंप्लीट प्रश्नावली को आपको करवा दूंगा। देखो 336 के अभाज्य गुणनखंड यदि आपको करने हैं, भाग दीजिए 2 का, 2 एकम 2, 2 छिकी 12 और 2 8 16, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 8 16, 2 चौका 8, यहां देखो 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, फिर भी 2 का जा रहा है, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, अब देखो 2 और 1 3, 2 का नहीं जा रहा, 3 का जाएगा, 3 7 21 और 7 एकम 7। इसका मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 का 4 बार गुणा और ये हो गया 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हो गया। ठीक है, उसी प्रकार अपन 54 का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 54 का। तो 54 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? देखिए 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 27 बार। फिर देखिए 7 और 2 9, 3 का जा रहा है, 3 नाम 27, 3 नाम 3 9 और 3 एकम कितना हो जाएगा? 3। तो 2 का तो एक बार गुणा और फिर हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। बता कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, काफी सिंपल सवाल है। आप यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो को वापस रिवर्स करके एक बार और पुनः समझ सकते हैं। देखिए अब 336 और 54 का HCF क्या होगा? आप देखिए कॉमन पेयर है इसमें, गौर से देखिए आप इस सवाल को, देखिए गौर से। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, और कुछ आ रहा है क्या? है ही नहीं, ऊपर 3 नहीं है और नीचे 2 नहीं है। तो देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 3 बराबर 6। उसी प्रकार इनका क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम। क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? तो प्यारे साथियों ये तो लिखना ही है, अब छोड़ना कुछ नहीं है। 2 का 3 बार और गुणा कर दो, 7 का कर दो, फिर ये 3 2 और बच रहे हैं तो 2 बार 3 का गुणा कर दो। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब आप गौर से देखिए इसको, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर 336 इंटू 54। फिर आ जाइए आप एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब इनको गौर से देखिए, एचसीएफ और एलसीएम क्या है? आपको 54 लाना है। ठीक है, मेरे हिसाब से एचसीएफ कितना है? 6 है। एलसीएम है देखो 2 इंटू 3 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको लिख लो एक साथ, 7 इंटू 3 दिया 9। तो देखो एक तो लाना है आपको 54, आप 9 और 6 का गुणा करो, 54 आएगा? बोलो आएगा नहीं आएगा? 54 आ जाएगा इंटू, अब देखिए अब बच्चे कुछ शेष संख्या गुणा कीजिए आप। देखो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 8 7 56, गुणा करो, 6 गुना को 36, 6 पंजे 30 और 3 33, यानी ये आ जाएगा आपका 336। बताओ ये है कि नहीं? 336 इंटू 54, यानी कि आपके प्रथम दोनों संख्या को गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आया नहीं आया? आ गया। तो अब हम अगले जो 3 सवाल हैं वो अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों, बहुत बहुत आभार आपका। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।
बेल आइकन के बटन को दबाने से आपको मेरी अब डेली वीडियो जो अपलोड होंगी शाम को 4 बजे होती है। ठीक है, आज तो मैं इसको अभी अपलोड करूंगा, लगभग रात का 9 से 10 बजे का टाइम हो रहा है, जिससे आप देख सको, क्योंकि काफी बच्चे जुड़े हुए हैं वीडियो से और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे साथ साथ कंप्लीट मेहनत करोगे। मैं आपको टेस्ट भी लूंगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आपको टेस्ट पेपर भी उपलब्ध करवाऊंगा, जो भी मैं स्कूल में बच्चों को लेता हूं मैथ्स का एग्जाम। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।